यस, हाँ। तो हम लोग ऑलरेडी इन चीजों पे पहले भी बात कर चुके हैं। कई बार ये चीज भी बहुत आई कि क्यों एमसीक्यू और क्यों फ्री रिस्पांस क्वेश्चन नहीं, लेकिन पहले हम उस पे कि बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर हम लोग जो क्वेश्चन को बांटते हैं, या तो वो लिमिटेड चॉइस क्वेश्चन होते हैं या फ्री रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं। लिमिटेड चॉइस क्वेश्चन में जो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो ट्रू फॉल्स वो, या मैच द फॉलोइंग वो। फ्री रिस्पांस क्वेश्चन में अपने शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, जहाँ पे बच्चों को आंसर लिखना है, ऐसे टाइप ये क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मोटा मोटा क्वेश्चंस के प्रकारों को बांटा जाए तो वो बेसिस उनकी रिस्पांस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। वो है लिमिटेड चॉइस क्वेश्चंस और फ्री रिस्पांस क्वेश्चन, सीमित विकल्प प्रश्न या फ्री रिस्पांस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जो है। अब हम लोगों को क्वेश्चंस क्यों बनाने हैं, ये बार बार हमें अपने दिमाग में रखना है। ये पॉइंट्स वापस से क्यों आपके सामने रखे जा रहे हैं कि पहली चीज जो मेरा मानना है, मेरा क्या क्वेश्चन क्यों पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जाने चाहिए कि बच्चे को क्या आता है, लेकिन क्वेश्चन इसलिए पूछे जाने चाहिए कि बच्चे को क्या नहीं आता है, कितना नहीं आता है, और या क्या गलत आता है। तो जो पहला ही पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए कि विद्यार्थियों की गलत अवधारणाओं की समझ हम पहचान सकें। क्वेश्चन आप डॉक्टर्स की तरह काम करने चाहिए। डायग्नोस्टिक क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपको पता चले कि मेरे इतने बच्चों को, इतने परसेंटेज बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है, इंस्टेड ऑफ ये कौन फर्स्ट आ रहा है और कितने बच्चों को बहुत अच्छा आता है। ये क्वेश्चन पूछने का एजेंडा नहीं होना चाहिए। एजेंडा होना चाहिए जानना कि बच्चे को क्या गलत आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है, ताकि हम लोग उस चीज को उस गैप को फिलअप कर पाए। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि बच्चे सोचें और खुद अ, वो खुद के भी गैप्स को समझ पाए, और फिर उस हिसाब से अपना आगे का परस्यू करें कि हमें कैसे किस चीज को समझना है, पढ़ना है आंसर करने के लिए। आप एक मिनट मुझे, फिर क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा आंसर्स को चेक कर पाए। इसीलिए अभी हम लोग बात करेंगे क्यों एमसीक्यू। आप ज्यादा से ज्यादा जितने रिस्पॉन्सेस को चेक कर पाएंगे, इजीली आप गेज कर पाएंगे कि कहाँ पे गैप हो रहा है। और क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आपके लिए, किसी भी टीचर के लिए स्कोरिंग स्कोरिंग इजी हो, इन द सेंस कि जब ज्यादा क्वेश्चंस आप चेक कर पाते हो तो आप स्कोर कर पाते हो कि बच्चे को इतना आता है और इतना नहीं आता। तो क्वेश्चंस हमारे इस प्रकार के होने चाहिए। इसलिए अभी हम लोग आगे समझेंगे कि, और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि क्यों एमसीक्यूज पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। जोएल आगे बढ़ेंगे। आ, ये एक एमसीक्यू है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं। एक क्वेश्चन जिसके चार ऑप्शंस हो, जिसमें तीन डिस्ट्रैक्टर्स हो। डिस्ट्रैक्टर्स इसलिए होते हैं ये समझने के लिए कि ये तीन मिसकंसेप्शन बच्चे को हो सकता है और एक सही आंसर होता है। तीन डिस्ट्रैक्टर्स रैंडम नहीं हो सकते, मतलब आपका मन किया कि एक सही आंसर लिख के तीन गलत आंसर लिख दो, ऐसा नहीं होगा। तीन डिस्ट्रैक्टर्स हम ऐसे प्लेस करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि अगर ये सही आंसर है, ये बच्चे को नहीं आता है, तो क्या बच्चे का मेजरली बच्चे कौन सा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, मेजरली बच्चे कौन सा गलत समझ के कोई चीज आंसर कर रहे हैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं जो। हाँ, ये वही चीज है कि हम लोग अभी एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या होते हैं एमसीक्यूज। हम लोग ये बार बार ध्यान में रखेंगे जब आप अपने ट्रेनिंग को भी बताएंगे कि कभी भी बिफोर अंडरस्टैंडिंग गुड क्वेश्चंस, इवन आई एज अ टीचर आई यूज टू कीप कोई भी रैंडमली, जो अभी मैंने कहा कि तीन गलत आंसर हम रख देते थे कि अच्छा इसका आंसर 0.1 है तो बाकी तीन आंसर 0.5, 0.6, 0.7 रख देंगे। लेकिन ऐसा ना करके हम लोग बहुत ध्यान से अपने डिस्ट्रैक्टर्स को रखेंगे। हमारे एमसीक्यूज बहुत ही थॉटफुली, क्योंकि हमें चार क्वेश्चंस हैं, तो चार क्वेश्चंस में हमें 25-25-25% जो कहते हैं ना कि वो एक डेटा मिलने का चांस रहता है कि अच्छा
अगर मेरे 40 में से बच्चों, अभी तो आप खैर बड़े लेवल की बात करें, लेकिन अगर एक क्लासरूम की बात करूं, तो अगर मैं देखूं कि मेरे 40 बच्चों में से 20 बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया है, जो कि एक पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन है, तो आपको पता चलेगा कि जो 50% बच्चों का आपकी क्लास में ये पर्टिकुलर डाउट है, ये पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन है। तो उस तरह से अपने डिस्ट्रैक्टर्स को बहुत थॉटफुली हमें प्लेस करना है। नेक्स्ट स्लाइड जोएल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम लोग बात कर चुके हैं कि एमसीक्यू, अच्छे एमसीक्यूज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आगे, ये वही स्लाइड, आगे वाली स्लाइड है ये जोएल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the next slide. ओके, एक और बार आप आगे बढ़ेंगे प्लीज। ये मेरी स्लाइड मूव कर रही है कि मैम आप ये सारे, आप, हाँ, आप सारी चीजें आप आगे बढ़ाइए और सारे उसके जो पॉइंटर्स हैं वो डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज। ओके हाँ, तो हाँ, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या हैं। स्टेम, क्वेश्चन का स्टेम, जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है उसको स्टेम कहते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है। बाकी डिस्ट्रैक्टर्स और जो की के जो करेक्ट आंसर है वो आंसर की है, आपका करेक्ट आंसर है। these are different terms for distractors, wrong options, foils या जो भी, but I would personally suggest calling it distractor, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा ये क्रिएट कर, आप बच्चे का जो मिसकंसेप्शन की बात हो रही है वो गेज कर पा रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्टर्स इज द टर्म विच आई प्रेफर यूजिंग। बट टेक्निकली दीज आर द टर्म्स विच आर यूज फॉर डिस्ट्रैक्टर्स, ऑल्टरनेटिव, फॉइल्स, रॉन्ग ऑप्शंस। तो क्वेश्चन एक एमसीक्यू बटा हुआ है स्टेम में, करेक्ट आंसर में और डिस्ट्रैक्टर्स में, या स्टेम एंड ऑप्शंस, ऑप्शंस में भी वो ऑप्शंस अलग अलग हैं। आंसर की इज द करेक्ट आंसर एंड द डिस्ट्रैक्टर्स आर द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि कठिनाई स्तर की, सरल, मध्यम, कठिन कैसे है, अगर उसमें से स्टैंड आउट करता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टैंड आउट करता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है इन द फर्स्ट रो, तो वो इजी है। और बाकी अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर आपको दो तीन क्वेश्चन, सॉरी, दो ऑप्शन से सपोज कंफ्यूजन इन द सेंस, अगर मिसकंसेप्शन दिख रहा है, तो क्वेश्चन मध्यम या कठिन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। और सपोज दो तीन सही आंसर्स निकल के बच्चे को लग रहा है कि दो तीन सही आंसर्स, और उसमें आप जो हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं है, जैसा अगर हम उसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में डाल दें, तो एक ही क्वेश्चन को आप मध्यम से उठा के कठिन या सरल से उठा के मध्यम कर सकते हैं, कि ये चीज है कि बजाय अगर नहीं है वाला ऑप्शन, तो बच्चे को क्वेश्चन पहले बहुत क्लियरली रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वो नो या नहीं, इज नॉट देयर मिस कर जाते हैं, और सिर्फ इज देयर को पढ़ के आंसर अपना लिखते हैं। इसीलिए हम लोग एक तो पहले डिफिकल्टी लेवल इस बेसिस पे भी रहता है कि एक ही आंसर निकल के आ रहा है तो इट्स इजी, और अगर बच्चे को एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग सकते हैं और उसमें नहीं है वाला एक कॉम्प्लेक्सिटी एडेड है, तो वो मध्यम और कठिन हो सकता है। अगेन जो हम लोग 11th-12th के बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन इजी बच्चे के प्री नॉलेज पे भी हो सकता है। तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा कि उसको वो 9 से कोई टॉपिक पढ़ता चला आ रहा है 12th तक, तो वो उसके लिए हो सकता है इजी रहे, लेकिन प्री नॉलेज बच्चे को कितना है उस बेसिस पे भी आप अपने क्वेश्चंस को इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए कितने प्री नॉलेज की जरूरत है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है और अगर वो टॉपिक बच्चे ने वो बॉन्ड्स जैसे पहले से पढ़ रहे हैं, और 12th में आके अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उनको दे हैव टू अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ बॉन्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन ग्रेड 12, तो कितना प्री नॉलेज की जरूरत है उनको वो क्वेश्चन का कंटेक्ट समझने के लिए।
इस बेसिस पे भी आप क्वेश्चन को इजी, मीडियम और डिफिकल्ट रख सकते हैं। तो क्वेश्चन को इजी, मीडियम और डिफिकल्ट रखने के लिए आपको, अगर एमसीक्यू है तो आप देखिए कि क्या एक ही आंसर एकदम करेक्टली बाहर आ रहा है तो क्वेश्चन इजी है। बाकी अगर ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं बच्चे को, लग सकते हैं बच्चे को, तो क्वेश्चन मीडियम या डिफिकल्ट है। और प्री नॉलेज कितना ज्यादा बच्चे को चाहिए, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी मैडम आ रही है। हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जो है। अगेन जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट हम उस पर भी डिपेंड कर सकते हैं कि आपका आप मैकेनिकल है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का है कि एप्लीकेशन का है। उस बेसिस पे भी आप इजी, मीडियम और डिफिकल्ट बच्चे को रख सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होगा कि अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन मीडियम ही रहे, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट को बच्चे को यूज करके अंडरस्टैंड करके आंसर करना है। तो उस बेसिस पे भी आप अपने क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल उनके मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के होने पे आप उसको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट रख सकते हैं। उसके अलावा लॉजिक से क्या खत्म किया जा सकता है दूसरे ऑप्शंस को, तो इसीलिए मैंने उस समय भी कहा था कि अगर अगर आपने दो ऑप्शंस ऐसे रख दिए हैं इंक्रीज डिक्रीज वाला, और बाकी दो ऑप्शंस नन ऑफ द अबव या बहुत ही गिव अवे जैसा है, तो अब हो सकता है क्वेश्चन अच्छा हो लेकिन आपके चार डिस्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिससे लॉजिकली दो ऑप्शंस को खत्म कर दिया जा सकता है। तो हाँ, लॉजिकली दो ऑप्शंस को अगर खत्म कर दिया जा सकता है तो आपका क्वेश्चन इजी हो सकता है। तो अपने डिस्ट्रैक्टर्स को भी आप स्टडी करके इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में रख सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपने डिस्ट्रैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप कितना लॉजिक यूज करके, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद कॉन्सेप्ट ना यूज करना पड़े लेकिन लॉजिकली आप रूल आउट कर सकते हो कोई एक ऑप्शन। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक तो पहले ऐसा कम होना चाहिए कि आप लॉजिक से इजिली तीन, मतलब अगर चार ऑप्शंस हैं तो उसमें से तीन ऑप्शंस को आप लॉजिकली रूल आउट कर दो कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, लॉजिक से देखो तो ये हो ही नहीं सकता। तो पहले तो आपके डिस्ट्रैक्टर्स ऐसे प्लेस होने चाहिए कि आप मिसकंसेप्शंस बच्चे के टेस्ट करें, और उसके अलावा अगर लॉजिकली हटाने का ऑप्शन है, मतलब आप अपने डिस्ट्रैक्टर्स को ऐसे रखे हो और आप देख रहे हो कि अच्छा बच्चा ये दो ऑप्शन तो लॉजिकली हटा सकता है, उसके बेसिस पे भी सॉरी आप इजी, मीडियम और डिफिकल्ट अपने क्वेश्चंस को में प्लेस कर सकते हो। लेकिन कोशिश करिए कि सिर्फ देख के लॉजिकली डिस्ट्रैक्टर्स को बच्चा ना हटा पाए, उसको थोड़ा समझना पड़े और मिसकंसेप्शंस आप उसके गेज कर पाए, उस हिसाब से उसके ऑप्शंस को प्लेस किया जाए। ये सिर्फ एक ब्रश अप जैसा है, इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें कुछ पूछना है तो प्लीज डू पिच इन। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये नहीं सेंस बना रहा है, तो आपको कुछ और क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैडम ये तो समझ में आ रहा है, मतलब पहले भी एक बार वर्कशॉप में थोड़ा समझा था इसको। हाँ, तो ये तो डिफिकल्ट लेवल समझना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसका बेसिस जो क्राइटेरिया है वो एकदम क्लियर है। आप और आगे ये बढ़े आप मैडम। अपने पास भी रख सकते हो, ये जब आपके पास ये प्रेजेंटेशन आएगा तो ये पैरामीटर्स आप अपने पास से रख सकते हो। तो कल भी हम लोग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें काफी कुछ कवर होगा, लेकिन ये जी चीजें आप जी अपने पास रख सकते हो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में। अगर आप रखने में आपको अभी भी डाउट होता है तो हाँ, आप आगे बढ़ा सकते हो स्लाइड जो है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो क्यों एमसीक्यूज अच्छे हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम 30-40 की क्लास में तो आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर बड़े पैमाने पे टेस्ट करना है तो शायद एमसीक्यूज आपके लिए बेटर है। बायस नहीं आ सकता है क्योंकि करेक्ट आंसर है। आप ये नहीं कर सकते कि अरे मेरा फेवरेट स्टूडेंट ये है तो मैं इसको ये मार्क दे दूं भले इसने गलत ऑप्शन चूज किया है। और स्कोरिंग इजी होती है क्योंकि अगर एक पेपर है जिसमें की आपके पास आंसर की है तो आप कोई भी टीचर इजीली स्कोर कर सकता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे
ने कितना स्कोर किया है। तो एमसीक्यूज इसलिए यूज किए जाते हैं, और अगर हमें बड़े पैमाने पे टेस्ट करना है तो स्कोरिंग ऑब्वियसली इजी होनी चाहिए, इसलिए एमसीक्यूज आर बेटर फॉर बिकॉज ऑफ दीज रीजन। जोएल आगे। हाँ, अभी हम लोग आगे बात करेंगे फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बनाने के ऊपर। आप लोगों के पास अपने लर्निंग आउटकम्स आपके भी हैं, और शायद आपके बोर्ड ने भी कुछ निर्धारित किए होंगे कुछ लर्निंग आउटकम्स। जी मैडम, वो मैं इसी में बात कर रहा था तब, इसके पहले जब ये वर्कशॉप के पहले लर्निंग आउटकम दिए गए थे, वो उस व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया था उनको, जिसमें ये सब था, ये साबुन डिटर्जेंट के बारे में, डाइस हाँ के हाँ बारे में, मेडिसिन के बारे में, ये सब दिए थे उसमें। और ये सॉलिडिटी प्रोडक्ट वगैरह ये भी टॉपिक था, एलॉयज वगैरह के ऊपर, मेटल्स के ऊपर क्वेश्चन थे, ऐसे थे। तो ये शॉर्ट प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, और एक वन लाइनर भी हो सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जोएल, अब फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनाने के लिए, इस पे हम लोग का लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था कि एक मिनट, हाँ, कि क्वेश्चन कोई रीड करेगा। जी तपन मैडम, देव। मैं हाँ जी। जी मैं कर देता हूँ मैडम रीड। सुमन ने निम्नलिखित प्रयोग किए। नंबर 1, सुमन ने देखा कि धातु के नमक के घोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर एक गंदा हरा अपक्षेप बनता है। दूसरा, उसने देखा कि उसी धातु के एक अन्य नमक के घोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर एक लाल भूरे रंग का अपक्षेप बनता है। ए, ऊपर दी गई प्रतिक्रियाओं में कौन से आयन शामिल हैं? बी, ऊपर दिए गए दो रंग परिवर्तनों में से किसी एक के लिए संतुलित रासायनिक प्रतिक्रिया लिखें। तो मेरे ख्याल से मैडम ये रूब्रिक दे रखा है, विवरण और उसके अंक। जी, तो इसमें तो अगर जब हम जी 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 एक बोले। मिनट, बस हम ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन इन द सेंस रूब्रिक की भी बात हमारी हुई थी। तो या तो आप ऐसा रूब्रिक दे सकते हैं कि बच्चे को किस किस चीज के लिए कितना, अगर पूरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये पूरा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का अगर बच्चा ये आंसर करता है तो कितने मार्क्स, ये आंसर करता है तो कितने मार्क्स। तो या स्टैंडर्ड रूब्रिक की सबके पास, अगर हर टीचर के पास जाता है और बच्चा उस क्वेश्चन को टेस्ट किया जाता है तो 1 नंबर, और अगर इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल, तो अगर बच्चे को आधा नंबर देने का भी ऑप्शन है तो आप वो भी अपने रूब्रिक में मेंशन करेंगे। वो ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ए और बी का बच्चा ये आंसर करता है तो कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक एक मार्क्स की बात की गई है। लेकिन जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर बच्चा कर देता तो शायद आधा नंबर मिल जाना चाहिए था, तो वो भी रूब्रिक में आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ, इसीलिए फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन के साथ ये पॉसिबिलिटी है कि आपको लग सकता है कि आधा नंबर दिया जाए और मुझे लग सकता है कि नहीं दिया जाए। लेकिन इसके लिए हम लोग ये चीज, हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, एक ढंग का रूब्रिक देके। तो रूब्रिक में हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि 0.5 मार्क्स तब हम देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जोएल, इसको और डिस्कशन के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा लास्ट टाइम हम लोग शायद इस पे बात कर चुके हैं। जोएल, इसमें वो होगा इनका शायद क्वेश्चन का कि स्टेम कौन सा है और डायरेक्शन कौन सा है। इज इट देयर? नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कई बार। महेंद्र जी का फेवरेट क्वेश्चन है मुझे लगता। महेंद्र जी भी बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। तो हाँ, तो अगर फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन है तो और अगर क्वेश्चंस में हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आप दिखाइएगा प्लीज जोएल। हाँ जी, जैसे यहाँ पे पार्शियल क्रेडिट की बात की गई, तो पार्शियल क्रेडिट में भी बच्चा
क्या क्या लिख सकता है, आपको लगता है कि ये आंसर आएगा तो आधा नंबर तो मिलना ही चाहिए, वो हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे कि एक रूब्रिक जब बनाते हैं तो फुल क्रेडिट में क्या क्या जरूरी ही है, मतलब ये चीज इंक्लूड होना ही चाहिए आंसर में, तभी बच्चे को फुल क्रेडिट मिलेगा। आप एक तो वो मेंशन करेंगे, उसके अलावा पार्शियल क्रेडिट में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये 2 आंसर लिखिएगा, ये 2 आंसर लिखिएगा, ये जितना आप इसको एलाबोरेट और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं आप कोशिश करें कि अपने रूब्रिक को करें, ताकि वही रूब्रिक हो सकता है क्वेश्चन आपने बनाया लेकिन वो रूब्रिक किसी दूसरे टीचर के पास जाता है और वो आंसर शीट बच्चे किसी दूसरे टीचर के पास आती है, तो वो टीचर 0.5 ही दे, मतलब वो फिर 0.25 ना दे या वो 0 मार्क्स ना दे बच्चे को। अगर आपने क्वेश्चन बनाया उसको एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको आपका स्कोर रूब्रिक बहुत ही एलाबोरेट रखना चाहिए। भले आप लोग को शायद एलआईएस में 2 ही तरह का आप शायद फुल क्रेडिट और 0 ही बना रहे हैं, लेकिन कभी भी आप आगे भी बनाएंगे तो वो शायद आपके सिस्टम के हिसाब से आपको गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड जोएल। अब क्या महत्व, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है हम कह सकते कि एमसीक्यू ही बेस्ट है और फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एक तो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस का वो है कि बच्चा लिखता है तो अपने आप में राइटिंग एक स्किल वो अपने हिसाब से अपना उसका साइंटिफिक एटीट्यूड कितना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके उस हिसाब से वो चीजों को वो करता है। तो आप इसीलिए एक प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन हायर ग्रेड्स ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि आप एग्जैक्टली गेज कर पाते हो कि बच्चे ने समझा कितना है और वो उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं। उसके अलावा क्योंकि सोच के उसको आंसर लिखना है तो वो उसको भी एनकरेज कर रहा है कि बच्चा लिख रहा है और ड्राफ्ट कर रहा है अपनी लैंग्वेज में किसी भी चीज को, जब तक रटा हुआ आंसर नहीं लिख रहा है। और दो एमसीक्यू अपने आप में हमें मिसकंसेप्शंस प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्री रिस्पांस में भी आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है कि बच्चे को क्या गलत समझ है, क्योंकि हो सकता है बच्चा कुछ और एक्सप्लेन कर दे आपको तो वो आप समझ सकते हैं फ्री रिस्पांस क्वेश्चन से। तो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन का अपना महत्व है, आप रूल आउट नहीं कर सकते कि एफआर शुड नॉट बी देयर, एफर्ट्स शुड बी देयर, लेकिन फिर हम उसको स्टैंडर्डाइज उसके रूब्रिक्स के थ्रू करते हैं। आगे जो है स्कोर कार्ड जो हम कह रहे हैं कि क्यों बना रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है कि फ्री रिस्पॉन्स से हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि आप तपन सर हो सकता है किसी चीज के लिए 3/4 मार्क्स दे दो और मैं शायद हाफ मार्क्स दूं, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम रूब्रिक्स बना रहे हैं और रूब्रिक बहुत एलैबोरेट बनाए कि कितना कितना मार्क्स, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइज तभी होगा जब मैं आप और मैं हमें हिमंशी और महेश और कोई और टीचर अगर उसके पास आंसर शीट जा रहा है तो वो नियरली उतने ही मार्क्स बच्चे को उस पर्टिकुलर आंसर पे दे। और कुछ रूब्रिक्स में ऐसा भी होता है कि मिसकंसेप्शंस भी लोग लिखते हैं कि बच्चा ये लिखेगा, ये मिसकंसेप्शन होगा 0 मार्क्स। तो दैट डिपेंड्स कि आपके सिस्टम में आप लिख पा रहे हो उतना कि नहीं, लेकिन अगर आप अपने स्कोर कार्ड में मिसकंसेप्शन भी मेंशन करते हो तो एंड फॉर मिसकंसेप्शन 0 मार्क्स, तो वो मिसकंसेप्शन बच्चे का डेटा रिकॉर्ड हो जाता है कि ये मिसकंसेप्शन होगा है बच्चे को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके। तो इतने लेवल तक भी रूब्रिक को डिटेल किया जा सकता है कि सही आंसर क्या है, पार्शियल स्कोरिंग के लिए क्या आंसर बच्चा दे सकता है, मिसकंसेप्शन गलत आंसर क्या क्या, संभावित गलत आंसर क्या क्या होंगे वो भी आप मेंशन कर सकते हो जिसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, और फिर कोई आंसर ब्लैंक छोड़ा है बच्चे ने तो तभी 0 मार्क्स। तो इतने लेवल तक इलाबोरेट किया जा सकता है स्कोर कार्ड को, अगर जितना इलाबोरेट होगा उतना ही स्टैंडर्डाइज्ड होगा आपका FR। और अगर FR स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए तो नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू स्कोर द चाइल्ड इन द सेम वे। नेक्स्ट स्लाइड। क्या दिक्कत है FR में जिससे हम लोग घबराते हैं, यही है कि एक तो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, वो मानक तय नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ABCD जैसा ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं है। हो सकता है स्कोर कार्ड बनाते हुए भी 2 लोगों में डिस्कशन हो जाए, डिफरेंस आ जाए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा मार्क्स होने चाहिए थे इसके, तो इसीलिए उसको और स्टैंडर्डाइज होने की जरूरत है। और
बहुत ज्यादा बायस आने का, बायस बेसिस सिर्फ बच्चे को लेके नहीं, एक इंडिविजुअल बायस भी हो सकता है, नहीं इतना आंसर तो चलता है, और दूसरा टीचर बोले नहीं इतना नहीं, ये तो उसके साथ डायग्राम होना ही चाहिए। तो उस तरह का भी बायस होने के आसार हैं। इसलिए फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के साथ ये दिक्कत है कि स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल नहीं है, बायस होने की बहुत ज्यादा ज्यादा संभावना है। जब तक बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज ना हो जाए एफआर, तब तक शायद तब तक ये एक डर रहेगा कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम एक तरह से एक ही तरह से बच्चे को जज नहीं कर पाएंगे।